नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स पोर्शन कवर कर रहे थे एसएससीजे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो पिछले क्लास में मैंने आपको यूनिट्स और मेजरमेंट जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और देखिए हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। तो आप लोग जो है पिछले लेक्चर को जाके देख सकते हैं जिन्होंने उसको नहीं देखा हुआ है। और इसके पहले देखिए हमने जो भी सब्जेक्ट्स पूरा कंप्लीट आपके करा दिए हैं, जैसे आपका इकोनॉमिक्स का, बायोलॉजी का, ज्योग्राफी का और केमिस्ट्री का है। तो इनका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग सारे वीडियोस को आप इजीली देख सकते हैं। और हमने इनका जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके इन चारों सब्जेक्ट का आप लोग जो है बाय कर सकते हैं पीडीएफ को, और आप लोग स्टडी करते रहिए। और अभी आपका जैसे कि पैरेलल में आपका चल रहा है पॉलिटी और साथ में हम फिजिक्स कवर करते चल रहे हैं। तो इसको भी जो है हमारा टारगेट है कि इस मंथ के एंड तक इसका हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। और इसके बाद जो भी और सब्जेक्ट रिमेनिंग है तो वो भी हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आपके पास अभी टाइम है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। हम भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है पूरा कंप्लीट करा दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो समझेंगे, जैसे कि आपका मोशन हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसके बाद वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो ये सारे जो टर्म है तो इनको आपको काफ़ी अच्छे से समझना है यहाँ पे। और इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट रहती है। तो आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट पे ध्यान देना होगा आपको समझने में। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन यदि आपसे किसी भी टाइप से आपसे पूछेगा तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे मोशन का डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। तो देखिए कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो उसने अपना जैसे पोजीशन चेंज नहीं किया हुआ है तो वो क्या है, रेस्ट में रहेगा। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट है, इसने पॉइंट ए से लेके ये पॉइंट बी तक आया, तो मतलब क्या है कि इसने अपना पोजीशन जो है चेंज कर दिया है। तो ये क्या हो गया कि इसमें जो है मोशन आया हुआ, तभी तो ये जैसे इसमें चेंजिंग आया हुआ है। तो इस तरीके से जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी जैसे नेचर में कोई ऑब्जेक्ट रहता है, जो अगर मान लीजिए कि एक टाइम इंटरवल के दौरान अगर वो आइडल पोजीशन पे रहता है तो उसमें जो है कोई भी मोशन नहीं रहेगी उसके अंदर में। लेकिन यदि अपना जैसे वो पोजीशन चेंज करता है अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप उसमें से कह सकते हैं कि जैसे उसके अंदर में मोशन आ चुका है। तो दस हम मोशन क्या कहेंगे कि ये एक फिनोमिना होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ये अपना पोजीशन को चेंज करता है एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के फ्रेम में। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट का ही हमने आपको बात किया था कि ये जैसे ए पॉइंट पे था और ये बी पॉइंट पे आ चुका है कुछ टाइम इंटरवल में। तो ये क्या हुआ है कि इसके अंदर में जो है मोशन आ चुका था। तो ये फिनोमिना है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसने अपना पोजीशन को चेंज करता है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में था। तो यहाँ पे देखिए मोशन, आप लोग ये समझना कि जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे और फिनोमिना कैसे होती है इसकी। अब इसी के बेसिस पे जो है हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसी से रिलेटेड और भी जो आगे टर्म होंगे तो वो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने टोटल जो भी उसने दूरी तय की, यानी कि वो टोटल जो भी पाथ लेंथ, यानी कि टोटल पाथ वो जिसने वो ट्रैवल किया हुआ है, तो उसको जब हम लोग मेजर करते हैं तो वही आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो इसमें देखिए आपका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा कि द लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द डायरेक्शन। यानी कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है, यदि उसने टोटल पाथ जो ट्रेवल उसने किया हुआ है और उसमें जो है डायरेक्शन कंसिडरेशन हम लोग नहीं करते हैं, तो ये क्या आपका हो जाएगा, उसका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। सपोज कि आप एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। ये मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसने ये एक पाथ ट्रेवल किया, ये पाथ आप जो देख रहे हैं फिगर में, ये इसने कोई एक पाथ ट्रेवल किया। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमने डायरेक्शन के कंसिडरेशन में नहीं लिया, मतलब कि हमने बस इसमें काउंट क्या किया कि बॉडी ने है अपना जो पोजीशन कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया, बस हमने वो कंसिडरेशन किया हुआ है इसमें। तो ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया, जिसमें कि हमने डायरेक्शन को इसमें महत्व नहीं दिया हुआ है। बस ये कितना पाथ जो है उसने ट्रैवल किया एक निश्चित टाइम इंटरवल के दौरान में, तो वो हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग। और देखिए जो डिस्टेंस होता है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर में केवल मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं, डायरेक्शन नहीं लेते हम लोग, तो इसीलिए क्या ये स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस जो होती है कभी भी निगेटिव नहीं होगा।
और जनरली इस जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो ये इसके जैसे यूनिट हो गई। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। और वहीं देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि कोई भी जैसे जो लेंथ है तो उसकी जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी कोई भी बॉडी का, जिसने कि वो एक निश्चित दूरी उसने तय की होगी, तो ये जैसे कि मान लीजिए क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसमें कि डायरेक्शन को हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं हम लोग। अब जैसे फिगर में आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसने ये जैसे पाथ भले ही फॉलो किया यहाँ से यहाँ तक एंड पॉइंट तक पहुँचने में, लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे अगर इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा यहाँ से फाइनल पोजीशन से लेकर और एंड पोजीशन तक, मतलब स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन का, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ ये हो जाएगा इसका। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इसकी, यही हो जाएगी। तो ये इसका क्या होता है कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, वो चाहे कोई भी रास्ता से फॉलो करता हुआ गया हो, लेकिन उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो होगा तो उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कि डायरेक्शन इसका क्या रहेगा, कंसिडरेशन में लिया जाता है डिस्प्लेसमेंट में। तो यही दो फर्क है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहेगा कि इसमें डायरेक्शन आपका दिया रहेगा, मतलब कि डायरेक्शन में कंसिडरेशन में लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन को अकाउंट में नहीं लेते हैं हम लोग। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस तरीके से ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों रहती है। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है तो ये जैसे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या ये जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसने एक सर्कल पाथ में जो है इसने कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए इसी यही पोजीशन शुरुआत किया और वहीं फाइनल चलते हुए वो सेम पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो इसके किस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेमिंग किए जाते हैं आपके कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो जो कि हम लोग आगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे स्पीड के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए स्पीड का मतलब होता है कि जैसे कोई बॉडी है, उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है एक यूनिट टाइम इंटरवल के दौरान में, और इसमें जो है हम लोग डायरेक्शन को कंसिडरेशन नहीं करते हैं, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे कोई बॉडी है तो वो जो है किस रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वही उसका स्पीड हम लोग बोलते हैं किसी भी बॉडी का। तो स्पीड देखिए इस तरीके से क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें इसके अंदर में भी हम लोग डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या होता है ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जैसे टोटल डिस्टेंस जो जो ट्रैवल इसने किया हुआ है, तो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, और जैसे पर यूनिट टाइम है, मतलब कि टाइम हम लोग लेते हैं इसके, तो इस तरीके से एक टाइम का क्या होता है ऐसा यूनिट सेकंड होती है। तो आप लोग इसको जो है इस तरीके से भी ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। तो ये चीज़ जो है आप लोग फार्मूला याद रखना। अब यहाँ पे देखिए एक होता है एवरेज स्पीड, तो स्पीड को हम लोग जैसे एवरेज स्पीड लेके चलते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो उसने एक निश्चित दूरी में निश्चित टाइम में उसने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो वो चीज़ हम लोग एवरेज स्पीड से भी हम लोग निकालते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसने ए से बी पॉइंट तक गया हुआ है इसने, तो इसने सपोज कीजिए कि यहाँ पे वो एक्स स्पीड से गया हुआ है, और वो जो है फिर रिटर्निंग आते समय उसका स्पीड जो है वाई माइल्स पर आवर उसकी हो जाती है। तो एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं, तो इसकी फार्मूला होती है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर कितना किया हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग जैसे इसको निकाल सकते हैं इसको फॉर्मूले से भी, टोटल डिस्टेंस इसने जो भी कवर किया होगा यहाँ पे ए से बी तक का, और आते समय जो है इसका टोटल जितना इसने टाइम लिया हुआ है। तो जब इसको आप यहाँ पे जो फॉर्मूले में बैठाइएगा तो उससे आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो बस आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जैसे यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला आपका दिया हुआ है कि एवरेज स्पीड यदि आपको सिंपल निकालना होगा, किसी भी जैसे ऑब्जेक्ट है इसने यदि स्पीड एक्स से जा रहा है उधर और वापस आ रहा है वाई स्पीड से, तो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है और आपका जैसे ये स्पीड S1 और S2 दिया हुआ है, तो आप लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 2xy एक्स इंटू वाई अपन में एक्स प्लस वाई। तो ये डायरेक्ट फार्मूला से भी आप लोग एवरेज स्पीड अब निकाल सकते हैं यदि दो स्पीड दिया रहेगा तो, नहीं तो आप इसको इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन में टोटल टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि उसने एक निश्चित टाइम इंटरवल में एक निश्चित दूरी अगर वो कवर करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। तो जैसे आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक निश्चित टाइम इंटरवल के दौरान उसने उतना ही यूनिट डिस्टेंस कवर किया हुआ, जैसे 5 सेकंड के अंदर में 5 मीटर उसने कवर किया हुआ है, उसी तरीके से फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर 5 मीटर उसने कवर किया हुआ है। तो अब इस तरीके से देखिए तो ग्राफ जो है ये आपको लिनियरली इंक्रीज करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपका क्या रहेगा कि इसमें जो है
एक यूनिट टाइम इंटरवल के दौरान स्पीड जो रहेगा उसका वो अनइक्वल रहेगा, यानी कि फर्स्ट 5 सेकंड में यदि वो 5 मीटर कवर करता है तो नेक्स्ट 5 सेकंड में वो तो हो सकता है कम हो जाए या 10 मीटर हो जाए या फिर 20 मीटर हो जाए। तो ये इस तरीके से जिसका जो कर्व होगा वो आपको क्या होगा, ये स्ट्रेट नहीं रहेगा इसका। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है। तो आप लोग ग्राफ को देखते ही आप लोग पहचान सकते हैं इसको कि ये जैसे दिया हुआ क्या है मेरा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। अब आइए हम लोग देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए जो वेलोसिटी है तो ये भी होता है मतलब कि जैसे पोजीशन ऑब्जेक्ट का किस रेट से चेंज हो रही है उसकी, और इसमें हम लोग डायरेक्शन का कंसिडरेशन करते हैं। तो कोई फिक्स डायरेक्शन में अगर जैसे ऑब्जेक्ट का जो है वो पोजीशन किस तरीके से किस रेट से चेंज होती है तो इसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें मेजर कंसिडरेशन हम लोग लेते हैं डायरेक्शन का। जैसे कि आपका स्पीड था उसमें हमने डायरेक्शन का कंसिडरेशन में नहीं लिया हुआ था, लेकिन वेलोसिटी में क्या रहेगा, हम लोग डायरेक्शन को कंसिडरेशन में इसमें लेके चलेंगे। तो यही मेजर डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के अंदर में। तो इस तरीके से देखिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है तो वो भी मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आपका जो रहता है मतलब कि जो इसमें पोजीशन चेंज हो रही है तो वो जैसे डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करते हैं तो वो आपका मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम टेकन है तो इसका सेकंड रहेगा, तो मीटर पर सेकंड इसकी जो है यूनिट हो जाएगी। अब वेलोसिटी का फार्मूला से भी आप इसको लिखा सकते हैं इसको, जैसे चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम, या फिर इसको आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है इसमें लोग डायरेक्शन कंसिडर करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फार्मूला आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, तो उस तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। तो इसको भी आपको यहाँ पे समझना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है तो उसने जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और वो भी स्ट्रेट लाइन में, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो जो है मूव कर रहा है। तो आप इस ग्राफ के थ्रू समझिए। यहाँ पे देखिए जैसे टाइम ये लिया हुआ एक्स एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है वाई एक्सिस में, तो आप इसी से देखते हुए समझ जाएंगे कि ये जो है वेलोसिटी का ये ग्राफ आपका दिया हुआ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आप ये स्ट्रेट लाइन से देख के कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी का ग्राफ आप इससे देख के कर सकते हैं कि जैसे एक्स में टाइम दिया हुआ है और वाई में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और वहीं आपका मान लीजिए स्पीड रहता तो डिस्टेंस आपका इसमें दिया रहता, और इधर आपका रहता टाइम का रहता ग्राफ इसमें। तो इन दोनों से ही आप लोग इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसका दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बताया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है मतलब कोई बॉडी है, तो इसने एक निश्चित टाइम इंटरवल में मतलब इक्वल डिस्टेंस इसने कवर किया हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका हो जाएगा। तो इस तरह का जो कर्व इसका रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो ये आपका यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। तो ये आपका दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का दिया हुआ है, जबकि ऑब्जेक्ट ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। और वहीं पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की यदि हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी है तो वो जो है अनइक्वल डिस्टेंस अगर वो कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर में, तो उसका जो स्ट्रेट बॉडी मतलब कि डायरेक्शन भी उसका स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए, तो वो बॉडी को बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो जो है मूव कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये भले ऑब्जेक्ट आपका है कि ये दूरी तय कर रही है यहाँ पे एक निश्चित टाइम इंटरवल में तो है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, मतलब कि इक्वल नहीं है जैसे कि आपका इस केस में था। तो ये आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में ये मूव करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तभी तो डायरेक्शन उसका रहेगा। तो इसमें डायरेक्शन को मेजर कंसिडरेशन करके हम लोग चलते हैं। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या है, ग्राफ आपका दिया हुआ है। तो आप लोग ग्राफ के थ्रू इसको समझना। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखिए कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यदि उसका जो है वेलोसिटी टाइम के साथ अगर चेंज करती है तो इसी को बोलते हैं कि वो जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही है उसके अंदर में। तो एक्सेलरेशन का सिंपल यदि आप डिफाइन करने जाइएगा तो इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ एस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टाइम के बाद अपना क्या कर रहा है कि हर एक एक निश्चित टाइम इंटरवल में जो है ये अपना क्या कर रहा है, अपना जो वेलोसिटी में ये चेंजेस कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ समय पर ये था, कुछ समय के बाद ये और एक्सेलरेट हुआ और उसके बाद फिर कुछ और एक्सेलरेट हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है ओवर टाइम इंटरवल में। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो इसका देखिए जैसे क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करने जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक फाइनल वेलोसिटी और एक इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया रहेगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं इसको, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसमें जैसे वेलोसिटी आपका, तो वेलोसिटी आप जानते हैं
मीटर पर सेकंड होती है और नीचे आपका टाइम टेकन आता है एक्सेलरेशन में, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो टाइम है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यूनिट को भी आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि इसके अंदर में जो है जो वेलोसिटी होगी, चेंजेस जो भी होगी, तो वो यूनिफॉर्मली होगी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान। तो इसको बोलेंगे कि जो बॉडी है वो क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उसके अंदर में हो रही है। जैसे आप फिगर में आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि ये जैसे एक्सेलरेशन का ये कर्व ग्राफ है कि नहीं, तो इसमें आपको वेलोसिटी दिया रहेगा आपका वाई एक्सिस में और टाइम आपका रहेगा इधर एक्स एक्सिस में। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपका दिया हुआ, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये मेरा दिया हुआ एक्सेलरेशन का ही ये दिया हुआ एक कर्व है, यानी कि ग्राफ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी एक्सेलरेशन है तो वो एक निश्चित टाइम है, एक निश्चित इसमें वेलोसिटी में चेंजेस आ रही है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का कर्व आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी कि एक निश्चित टाइम में, यानी कि एक यूनिफॉर्म जो है उसके अंदर में निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है चेंजेस यूनिफॉर्मली हो रही है। तो ये क्या आपका हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे हम लोग, कि एक निश्चित टाइम इंटरवल में उसके अंदर में जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रही है, तो वो उसके अंदर में मतलब वो उतना उस तरीके से नहीं होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी आप जैसे कि उसका आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ एक्सलरेट किया, मैंने कि उसका वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हुआ और उसके बाद कुछ समय के बाद जो है इसका कुछ हल्का हो गया, कम हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्मली के साथ ये इंक्रीज हो रही है इसके अंदर में। तो आप ग्राफ के थ्रू भी देख के आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए आपको ग्राफ दिया रहता है वहाँ पे, उसके बेसिस पे आपको देख के पहचानना होता है कि ये किसका जो है ग्राफ दिया हुआ है। अगर वेलोसिटी और टाइम का है तो इसका मतलब आपका दिया हुआ है कि वो एक्सेलरेशन का है, और इस केस में यूनिफॉर्म का है या नॉन यूनिफॉर्म का है तो आप इस कर्व को देख के बता सकते हैं। यदि आप उसका कर्व स्ट्रेट लाइन रहेगा तो वो आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का रहेगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से कर्व आपको दिया रहेगा, मतलब कि ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, तो आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दिया रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखिए जो ग्राफ आपका दिया हुआ है इसके थ्रू आप लोग समझने की कोशिश करना, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगे। तो इसमें दिया हुआ वाई एक्सिस में वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में टाइम दिया हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है एक्सेलरेशन का ग्राफ आपका है। अब इसमें देखिए जो स्टार्टिंग में जब इसने बॉडी स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो वेलोसिटी है किसी भी बॉडी का, वो अगर मान लीजिए कि इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ में, तो ये आपका क्या हो रहा है कि बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि ये यूनिफॉर्मली के साथ ये इंक्रीज करा है, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब कि यूनिफॉर्मली चेंजेस आ रही है वेलोसिटी के अंदर में एक निश्चित टाइम में, तो ये बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। लेकिन आगे जाने के बाद क्या हो रहा है, इसके अंदर में जो वेलोसिटी है वो इसकी कांस्टेंट हो जा रही है। तो इस केस में उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही है बॉडी में, तो वहाँ पे केस होगा उसका कांस्टेंट वेलोसिटी का, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए आगे जाने के बाद अगर बॉडी में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करते जा रही है एक टाइम इंटरवल के बाद में। तो इस समय हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर में रिटार्डेशन हो रही है या फिर उसके अंदर में डी एक्सेलरेशन हो रही है। तो यहाँ पे उसका निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, दोनों एक ही टर्म आपका है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डी एक्सेलरेशन रहेगा तो आपको साइन वहाँ पे आपको कोई नेगेटिव पॉजिटिव की करने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पे एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन का केस है या फिर ये यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सेलरेशन का ये केस है। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा, इसी के बेसिस पे जो है क्वेश्चन आपको आगे घुमा फिरा के पूछता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ हर। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का जो कि ये स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल आपका दिया हुआ है, तो ये तो केस आपका एक्सेलरेशन का ही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे टाइम स्क्वायर जो फार्मूला आपका रहता है, मतलब कि जो सेकंड स्क्वायर जो रहता है तो वो एक्सेलरेशन केस में रहती है। तो ये तो आपका जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस हो जाए, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट जो रहा है तो वो टाइम के प्रोपोर्शनल हो रहा है और वो भी उसके स्क्वायर के। तो ये केस आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपका दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट
दैट इट इज़। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या बता सकते हैं, तो यहाँ देखिए टाइम के साथ जो है इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है उसकी वेलोसिटी में। तो इस तरीके से जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म मोशन में है, इसमें कोई भी जैसे एक ही निश्चिंत मतलब की वेलोसिटी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है। तो इसके अंदर में एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, सबसे पहली बात तो ये है इसमें। और ना तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ये क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है, और ये रेस्ट में भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ जो है ये एक निश्चित जो वेलोसिटी इसकी आ गई, उसी वेलोसिटी के साथ ये जो है उसमें मतलब कि वो बढ़ रही है आगे। तो इस तरीके से क्या बॉडी है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। कोई बॉडी है, पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर है। तो यहाँ पे रेडियस आर आपका दिया हुआ है, तो आपको इसमें बताना है कि द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अ हाफ सर्किल वुड बी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आफ्टर हाफ सर्किल, जब ये मूव कर जाएगा तब। अब इसमें देखिए आपको ध्यान से देखना, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, और वो भी केवल हाफ सर्किल के लिए। तो हाफ सर्किल मतलब है कि यहाँ से बॉडी यहाँ तक ये मूव किया हुआ है, यानी कि ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ये गया हुआ है यहाँ पे। तो अब आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल और इनिशियल के बीच में। तो इनिशियल पोजीशन इसका जैसे ए है और फाइनल इसका बी है, तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका होगा वो क्या होगा, ये इसका ये स्ट्रेट लाइन, ये आपका ये वाला पाथ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस ये आर है और रेडियस इसका आर है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 2r हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता है आपका पूरा कंप्लीट सर्किल के लिए, तो पूरा कंप्लीट सर्किल कहने का मतलब है कि ये पूरा ए से लेके बी तक गया और उसके बाद फिर से वापस ए पे यहाँ पे आ गया, तो ये पूरा इसका कंप्लीट सर्किल होगा। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन इसका होगा तो वो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब एक ही पॉइंट पे होगा इसका। और शॉर्टेज डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट है, तो यानी कि इसके इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता तो वो आपका जीरो हो जाता। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा कि इसमें पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। यानी कि डिस्टेंस जितना उसने मूव किया हुआ है और साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका, तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए। कौन सा ऐसा केस होगा इसमें, तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि इफ द कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट रोड। दूसरा आपका इसमें दिया हुआ है कि इफ द कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो अब इस इन चारों केस में यदि आप देखते हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस मूव और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा, तो ये इक्वल जब कब होगा आपका, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि वो स्ट्रेट लाइन वो अगर वो जैसे मूव कर रहा है, तो सिर्फ यही केस में आपका हो सकता है। क्योंकि इस केस में जितना इसने ट्रेवल किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कोई बी पॉइंट तक ये गया हुआ है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा तो वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ यही इसका हो जाएगा, और कोई पाथ हम लोग इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नहीं ले सकते हैं। तो यही केस होगा कि जिसमें जो है डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो वो क्या होगा, दोनों इक्वल रहेगा। तो राइट आंसर इसमें देखिए आपका क्या रहेगा कि ओनली वन जो केस आपका दिया रहेगा सिर्फ वही रहेगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब मान लीजिए सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे इसकी जीरो हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस उसका जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस उसका पूरा जो भी इसने पाथ ट्रेवल किया हो तो वो उसका पूरा हो जाएगा कंप्लीट, जो सर्कुलर पाथ में वो जिसने कि वो मूव किया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आपका केस नहीं होगा। उस तरीके से दूसरा भी दिया पेंडुलम मूविंग एंड टू एंड फ्रो, तो पेंडुलम में भी आप देखते हैं कि टू एंड फ्रो जो मूव करती है, तो उस केस में भी जो डिस्प्लेसमेंट आपका है तो वो आपका जो है बराबर नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बराबर, तो ये केस भी नहीं आपका होगा। उसी तरीके से जैसे अर्थ है सन के अराउंड मूव कर रही है, तो इस केस में भी जो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है, तो ये भी आपका केस नहीं होगा दोनों बराबर होने की। तो आप लोग जो है कॉन्सेप्ट समझे होंगे, तो फिर आप लोग क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाएगा तो आप लोग बना सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए ये जो इक्वेशंस होते हैं तो ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके जो रहते हैं ये, तो ये चीज़ जो है ये सारे जो भी आपने अभी तक रिलेशंस पढ़ा हुआ है अपने डिस्प्लेसमेंट का, टाइम का, इसके अलावा डिस्टेंस का, एक्सेलरेशन का, तो उन्हीं के बीच में ये रिलेशंस होती है। तो हमने आपको जैसे मोशन के बारे में अभी बताया था, तो मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो यदि उसके स्टेट ऑफ चेंज में अगर उसके अंदर में पोजीशन के अंदर में चेंजेस आती है, यानी कि वो इस रेस्ट पोजीशन से वो अपना पोजीशन चेंज किया, मोशन में आया और देख निश्चित दूरी तय करते हुए बी पोजीशन पे वो चला गया, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, उसके पोजीशन में चेंजेस हो रही है कोई भी ऑब्जेक्ट का एक निश्चित टाइम में। तो
तो अब उसमें हम लोग यहाँ पे जो हमने डिस्क्राइब आपको किया था, तो बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए हमने किया था। जैसे किसी केस में आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट देखा था आपने, तो इसमें भी क्या हो रहा था, उसकी पोजीशन ही चेंज हो रही थी, एक जगह से दूसरे पोजीशन पे वो गया वहाँ पे। और डिस्टेंस भी हमने स्टडी किया हुआ था, तो इसमें भी आप देख रहे थे पोजीशन ही चेंज हो रही थी बॉडी की। उसी तरीके से वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और टाइम और स्पीड है। तो इन सभी केसेस में जो है बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही थी। तो ये सारे जो भी केसेस आपके हैं, तो आप लोग लाइफ डेली लाइफ एग्जांपल में, जैसे कि मान लीजिए कि जॉगिंग करते हैं या फिर ड्राइव ही करते हैं कार के थ्रू, या फिर आप सिंपली वॉक ही करते हैं, तो ये सारे जो है एग्जांपल्स ही हैं मोशंस के। तो ये सारे जितने भी आपके रिलेशंस हैं, तो ये सारे चीज आपके आते हैं इन सारे चीज़ों में। तो इनको लेते हुए इंक्लूड करते हुए है कि ये सारे जो क्वांटिटी को डिराइव करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन ये बनाई गई है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं, तो ये तीन होते हैं, तो जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसमें कि आपका पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें जो v आपका है, तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी, और u आपका इनिशियल वेलोसिटी है। और दूसरा है इसमें आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इसमें v और u आप जानते ही है, तो इसमें a जो आपका है, तो ये जो a है एक्सेलरेशन आपका है, और s जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की। और अगला आपका है इसमें s, यानी कि जो आपका ये जैसे डिस्प्लेसमेंट ही है, तो ये होता है इसका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सारा टर्म आपका इसमें से दिया हुआ है। तो ये देखिए ये सारे जो इक्वेशंस है, तो इसका हम लोग और भी जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं इसके थ्रू। जैसे कि मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, वेलोसिटी आपको निकालना होगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, टाइम निकालना होगा, या फिर एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो इनका जो है इन सारे रिलेशंस का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो इनका देखिए अप्लाई हम तब कर सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट होना चाहिए और मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो ये जो है केसेस आपके क्वेश्चन के थ्रू आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि देखिए एसएससी एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। तो ये आपको रेलवे में ज़्यादा वहाँ पे प्रेफर किया जाता है क्वेश्चन का। तो हम लोग उसके उसमें हम लोग इसको ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कराएंगे आपको। बस आप लोग इक्वेशन इसके जो भी हैं, तो वो आप लोग याद रखना। इसके थ्रू जो है आपका जैसे कुछ इक्वेशन दे सकते हैं और आपको पूछे करेक्ट इक्वेशन कौन सा है, तो ये आपको एसएससी में आप इस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका मोशन चैप्टर था, तो वो आपका फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद जो भी आगे का पोर्शन आपका यहाँ रिमेनिंग है, तो वो हम लोग इसी तरीके से कवर करते चलेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।